वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो पार्लियामेंट का पहला इजलास हुआ इलेक्शंस के बाद नेशनल असेंबली में। आज सब अराकीन तकरीबन आए और उनकी ओथ टेकिंग का जो स्टेप है जिसको हम कह सकते हैं वो लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी जो मेंबरान थे वो आज वहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, सीनियर लीडर्स जैसे शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये सब मौजूद थे। मगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन वहाँ मौजूद थे उन्होंने काफ़ी शोर भी मचाया। ये इजलास जो था ये ज़रा ताख़ीर से शुरू हुआ, 10 बजे शुरू होना था मगर तकरीबन घंटा ऊपर ही हुआ और उस पर नारेबाजी भी हुई इन सब मेंबरान की तरफ से। स्पीकर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको राजा परवेज़ अशरफ साहब पूरी कर रहे थे। उन्होंने उनको रोकने की भी कोशिश की। मुख्तसर सी तकारीर भी हुई एक दफ़े जब ओथ टेकिंग हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने ज़िक्र किया एक दफ़े फिर इलेक्शंस का जो उनके ख़याल में धांधली है उसका। उमर अयूब साहब ने उन ख़वातीन का भी ज़िक्र किया जो रिज़र्व सीट्स पे उनके साथ वहाँ मौजूद होनी चाहिए जमात के। ख्वाजा आसिफ साहब वाहिद हम कह सकते हैं जो ट्रेजरी बेंचेस होंगे आगे, उधर से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने मौक़िफ़ ये दिया कि जो अब रिज़र्व सीट्स की ख़वातीन की नशिस्तें हैं वो नहीं मिल सकती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन्होंने कहा कि लिस्ट जब दी ही नहीं तो अब आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। शोर शराबा काफ़ी रहा इस मुख्तसर से सेशन में। अब जैसे कि हमने बताया कल दोबारा ये सेशन होगा और इसमें अब स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा, जिसके बाद वज़ीर आज़म जो है उनकी सिलेक्शन का वक्त आएगा। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हुसैन साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ऑब्वियसली सियासत पर। वेलकम टू द शो सर। जी जाहिद साहब, eventful day, were you expecting it to be this noisy and आपको लग रहा था सर कितना शोर शराबा होगा या कुछ ज़्यादा ही हो गया जो ऑपोजिशन आने वाले दिनों में होगी? नहीं आरफा, ये तो मेरा ख्याल एक्सपेक्टेड था, बल्कि मुझे लग रहा था कि इससे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जितनी भी, मुझे लगता है नेशनल असम्बली जब भी शुरू होती है तो इसी किस्म के जो है माहौल हमें देखने में मिलता है। आपको याद होगा 2018 में भी जब पार्लियामेंट वजूद में आई थी तो उस वक्त भी इसी किस्म की थी, उससे पहले भी हो सकता है कि 2008 में शायद उससे मुख्तलिफ सूरत हाल थी, जबकि अरसे के बाद जो है मिलिट्री हुकूमत के बाद जो इलेक्शन हुए थे तो मेरा ख्याल है कि उसमें शायद ये हंगामे नज़र नहीं आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर 1990 की दहाई में भी देखें तो ये आपको ये मंजर जो है वो आपको मुस्तकिल नजर आता है, जो बदकिस्मती है पाकिस्तान की। क्योंकि एक ये बात होती है कि जमहूरी एक अमल तो शुरू हो जाता है कहने को, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा असर जो होता है वो ये कि इलेक्शन जिस तरह के से होते हैं और जिस है उसमें जो है मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ होगा जहाँ पे जो है तनाज़ा खड़ा नहीं हुआ है। और ये तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो सूरत हाल बन के आई है, हमें सबको पता है कि किस किस्म के इलेक्शन हुए थे, किस माहौल में इलेक्शन हुए थे। और अब जो है जो जिस तरह से पार्लियामेंट आई है तो उसमें मेरा ख्याल ये कि कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। अब देखें कि आइंदा चल के क्या होता है, क्या ये पार्लियामेंट सही तौर पे काम कर सकेगी, तो ये इस पर मुनहसर है कि आइंदा चल के हुकूमत खुद अपना रवैया किस तरह से रखती है। सर ऑब्वियसली आने वाले दिनों में आई थिंक सबसे पहला इशू या जिस पे बहुत बहस अभी से हो रही है वो रिजर्व सीट्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं। आज भी जब उन्होंने तकरीर का उसकी वजह से ओथ टेकिंग से पहले भी शोर मचाया, फिर जब उनको मौका मिला तो यही बात हाईलाइट की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने उसका जवाब भी दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने वहाँ मौक़िफ़, आई एम अज्यूमिंग उनकी जमात का ये मौक़िफ़ है और ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन में भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। आपको लग रहा है कि ये मामला अभी यहाँ इट विल स्ट्रेच आउट फॉर अ बिट पॉलिटिकली और उसकी वजह से भी पार्लियामेंट में शोर शराबा रहेगा?
बिल्कुल, मेरा ख्याल ये कि एक बुनियादी चीज़ जब आप शुरू में एक गलती हो जाती है, और जो तरीक़ेकार वही बात है कि जब एक आप पार्टी को, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज में आती है, तो आप उसको अपने इस पे महरूम कर देते हैं कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं होगी, तो उसकी वहाँ पे खराबी की बुनियाद तो उधर ही से पड़ जाती है। और ये जो आज तनाज़ा खड़ा हुआ है रिजर्व सीट का, उसकी बुनियादी वजह जो है वो वही है, जहाँ से हमने जब एक पार्टी को कोशिश ये की गई कि उसको जमहूरी अमल और इलेक्शन के उसमें जो है उसको अलग थलग कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि जो अब कुछ हो रहा है उसी के एक तसलसल है, उससे अलहदा करके हम नहीं देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन की आती है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन, हालांकि अगर देखा जाए तो इख्तियार के हवाले से पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन जो है सबसे ज़्यादा मजबूत नजर आती है। इवन हिंदुस्तान के जो इलेक्शन कमीशन है उससे ज़्यादा इसको पावर मिले हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो है ये अपना जो भी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इलेक्शन कमीशन की, वो पूरी तरह अदा कर नहीं सकी है। इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि एक इम्पार्शियल और फ्री और फेयर माहौल में इलेक्शन करवाए, तो वो पहले ही बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिससे वो मशकूक हो गई थी इनकी। तो सर अब आने वाले दिनों में ऑब्वियसली अब साफ जाहिर हो रहा है कि वजीर आजम तो शहबाज शरीफ साहब बन जाएंगे। इस वक्त उनके कोई इतने, हम ये भी कह सकते हैं कि इत्तेहादियों की तरफ से भी दबाव नहीं है, चाहे कैबिनेट पोजीशंस के लिए हो या और चीज़ों के लिए हो। कितना आसान आपको लग रहा है? ऑब्वियसली पीडीएम की एक हुकूमत हम पहले भी देख चुके हैं, उस वक्त ये शायद फ़ायदा था कि पार्लियामेंट में ऑपोजिशन मौजूद नहीं थी। इस दफ़े लग रहा है कि मजबूत ऑपोजिशन होगी, बट इसके अलावा क्या चैलेंजेस होंगे शहबाज शरीफ साहब के लिए? देखिए, सबसे बुनियादी जो चैलेंज तो यही होगा कि किस तरह से जो है पार्लियामेंट को या जमहूरी अमल को आगे बढ़ाया जाए। और मेरा ख्याल ये है कि ये लगता है सही है कि इसी तरह से पार्लियामेंट चलती रहेगी, शोर शराबा भी होते रहेंगे, हुकूमत भी चलती रहेगी, हुकूमत बन भी जाएगी, उसमें तो कोई वो नहीं है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो है मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि उनको सपोर्ट हासिल है दूसरी पार्टियों की भी। लेकिन ये इस हुकूमत जो है पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी बाहर रह के सपोर्ट तो करेगी, लेकिन ये हुकूमत जो है वो PMLN की ही होगी। और इस लिहाज से कहा जा सकता है कि PMLN अक्सरियती पार्टी नहीं है। उसको जो है अगर उसमें से पीपल्स पार्टी को जब भी अगर वो अपने आप को अलहदा कर लेती है तो ये हुकूमत नहीं चलेगी। तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास यही है कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है वो मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में कम हुआ। इसमें कई हैं, मतलब सबसे बड़ा जो है माशी सूरत हाल जो बन के आती है कि वो किस तरह से जो है उस चीज़ को जो है इस क्राइसिस को जो है ख़त्म किया जाए, क्योंकि एंड सर वेरी क्विकली ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या अब जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे लोग हैं वो अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो सीट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप तहरीक इंसाफ को, क्या आपके ख्याल में ये वो देंगे, या जैसे आपने कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर से सपोर्ट कर रही है तो कहीं ये पोजीशंस भी उनको दे दे? नहीं, मेरे ख्याल में तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो है पीपल्स पार्टी बावजूद इसके कि हुकूमत या कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी, वो मुझे नहीं लगता है कि वो जो है अपोजिशन बेंचेस पे बैठेगी। तो जो कायदा आमतौर पे जो पहले भी होता रहा है उसमें ये था कि हुकूमती बेंचेस और जो है अपोजिशन के दरमियान जो है वो कमेटीज़ की तकसीम होती है। अब इसमें एक और भी बात आती है कि क्या PTI का रवैया क्या होगा, क्या PTI जो है उन कमेटीज़ में शामिल होने के लिए तैयार होगी या नहीं होगी। तो मेरे ख्याल ये कि अभी तो देखा जाए, क्योंकि पिछली दफ़ा भी बहुत सारी कमेटीज़ जो है वो खाली पड़ी रही थी। तो अब अगर ये इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से पार्लियामेंट आगे चलती है, और उसी में जाहिर होगा कि क्या कमेटियां बन सकेंगी, क्योंकि कमेटी बनने के लिए सबसे ज़्यादा जो बुनियादी चीज़ की ज़रूरत होती है वो ये है कि एक लिहाज से उनमें अपोजिशन और हुकूमती बेंचों में मुज़ाकरात किए जाएँ, उनमें बातचीत जारी रहे। तो अगर ये सूरत हाल रहती है जो कि आज हमने देखी है, और जो एक नज़र आती है कि आगे चल के भी कोई इस किस्म की चीज़ नज़र नहीं आती, तो फिर मसला ये है कि कमेटियां तो बन जाएंगी इसके बगैर भी अपोजिशन के, लेकिन क्या वो हकीकी मानों में जो उनके फ़राइज़ होते हैं वो अदा कर सकेंगे? मैं ख्याल नहीं कर सकेंगे, और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी जमहूरी अमल।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मईशत के हवाले से और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ख़त लिखा गया है IMF को। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मईशत का। ऑब्वियसली एक तरफ तो अगर ये बहस चल रही है कि PTM की जो हुकूमत आएगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत, उसके लिए आने वाले दिनों में माशी चैलेंजेस क्या होंगे, तो साथ साथ बहुत बहस इस बात पर भी हो रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया और ख़त लिख दिया IMF को इलेक्शंस के हवाले से। ये ख़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पर लिखा गया है, और ख़त में ये मुतालबा किया गया है कि क्योंकि IMF का जो प्रोग्राम था इसको भी IMF ने खुद लिंक किया था इलेक्शंस के साथ, तो अब ये मुतालबा इमरान खान साहब की तरफ से किया गया है कि इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को जज किया जाए, और इसी हवाले से 2 हफ्तों के अंदर 30% के करीब जो नशिस्तें हैं उनका ऑडिट हो। ख़त में ये भी कहा गया है कि ये ऑडिट जो है ये IMF को करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जैसे कि फाफेन और पतन, जो इलेक्शंस पे रेगुलरली काम करती हैं, और उनको ये ऑडिट करना चाहिए। ये जो ख़त पहले फैसला कि ये ख़त लिखा जाएगा और फिर ये ख़त लिखा गया, उस हवाले से बहुत तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। जो निगरां वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने भी कहा कि ये गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उन्होंने कहा कि इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए और इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि ऐसे खतूत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने ये कहा है कि मुआहदे का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसकी तनकीद की है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल असलम साहब, मुआशियात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, और हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने। ये भी ऑब्वियसली बहुत गहरी नज़र रखते हैं इकनॉमिक अफेयर्स पे, मईशत पे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से वाबस्ता है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी मुज़म्मिल साहब, क्यों ख़त लिखा भाई आप लोगों ने हर चीज़ पे? मतलब कि ये एक तरफ आप कहते हैं कि फ़ौरन मदाखलत नहीं होनी चाहिए और साजिश हुई आप लोगों के ख़िलाफ़, एब्सोल्युटली नॉट, और अब खुद ही आप ख़त लिख रहे हैं उन्हीं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को और उनसे कह रहे हैं कि आप लोग चेक करें कि इलेक्शंस कितने फ्री एंड फेयर हुए हैं। देखिए आरफा, मैं आपको कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की थी कि जब से ये प्रोग्राम, इस वक्त जो एग्जिस्टिंग स्टैंड बाय प्रोग्राम है, IMF हमसे कंटिन्यूसली एंगेज्ड है एंड वी आर टॉकिंग लाइक अ पार्टनर्स, और PTI की सपोर्ट पे ये जो एग्जिस्टिंग अभी $3 बिलियन का प्रोग्राम है, PTI की सपोर्ट के बगैर खड़ा ही नहीं हो सकता था। आपको याद होगा कि जुलाई में खान साहब से मिलने आई थी IMF की टीम, जिसका मैं भी पार्ट था। IMF ने स्ट्रेट बोल दिया था कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस हैं कि PTI की कंसेंट लें, और उस कंसेंट के बगैर ये प्रोग्राम थ्रू नहीं होगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान ये प्रोग्राम की कंसेंट दी गई। उस वक्त ये राना एहसान साहब भी हमारे दोस्त हैं, इन्होंने कहा कि ये तो एक स्टैंडर्ड है, सबसे मिलते हैं, पीपल्स पार्टी से भी मिले थे। 2 नवंबर को इस प्रोग्राम का फर्स्ट रिव्यू हुआ था, IMF पाकिस्तान आई थी। 4 या 5 नवंबर को IMF गॉट इन टच विद अस अगेन, और उन्होंने कहा कि सेम इंस्ट्रक्शंस, वी लाइक टू मीट योर लीडरशिप ऑन दिस प्रोग्राम। उस पर हमने रिस्पॉन्ड किया कि जी इमरान खान तो इस वक्त जेल में, उस वक्त अवेलेबल थे, अब ही इज़ नॉट अवेलेबल, और दूसरा शौकत तरीन साहब वगैरह ये लोग भी सारे हाइडिंग में हैं, तो वी डोंट थिंक सो कि वी कैन मीट यू। उसके एक हफ्ते बाद जब 15 नवंबर को प्रोग्राम ख़त्म हो गया, 7 दिसंबर को इस प्रोग्राम की किस्त मिलनी थी। व्हाट देव टोल्ड कि जी जब तक PTI की लीडरशिप से नहीं मिलेंगे उस वक्त तक किस्त जारी नहीं होगी। और फिर हम मिले, आई डोंट नो वो मीडिया में चला कि नहीं चला। हमसे मुराद आप थे? नहीं, हमारे बैरिस्टर गौहर साहब थे और रऊफ साहब थे जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, बिफोर क्रिसमस। अब मेरा सवाल ये है कि उस वक्त तो ये कहा था वो सबसे मिले, दिसंबर या नवंबर में नून लीग से मिली IMF जाके, या पीपल्स पार्टी से मिली, सिर्फ PTI से क्यों मिली आके?
राणा साहब, क्या ये बात सही, अगर आप इजाजत हम तो मिले, हमारी तो इन्फॉर्मेशन मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई। सर, क्या आप लोगों से मुलाकात हुई थी नवंबर दिसंबर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, पीटीआई जो है वो बाहर है प्रोपेगेंडा में, और यह वही आईएमएफ है जिसको खान साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा और आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। आज उसको तीसरी अटेम्प्ट है उनकी कि वो आईएमएफ के मुआहदे को किसी तरीके से सैबोटाज करना चाह रहे हैं। जो इन्होंने बात की, देखें आरफा, बड़ी सिंपल सी बात है, आईएमएफ एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, और बकौल इनके वो ज़मान पाक इनके पास आया, और जब इन्होंने उनको कंसेंट दी खान साहब ने, तो फिर जो है वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। तो ये इनसे पूछ लें कि जो कंसेंट इन्होंने दी आईएमएफ ने इनको, जो कि एक इंटरनेशनल अदारा है, वो जुबानी दी, वो वर्बल दी, या कोई रिटन फॉर्म में इनसे ली और दी, या कोई एग्रीमेंट अगर इनसे हुआ तो वो रिटन फॉर्म में हुआ? क्योंकि यकीनन आप भी इस चीज से एग्री करेंगे कि इतना बड़ा अदारा इंटरनेशनल जॉइंट प्रेस रिलीज आई थी। नहीं राणा साहब, बिल्कुल ठीक है, मैं इनसे पूछती हूँ सर, बट क्या मुलाकात का जो मैंने आपसे पूछा कि पीएमएलएन से मुलाकात हुई थी? नहीं, दूसरा देखिए, दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा जी बाद में भी इनको वो ढूंढते रहे कि जब अब दूसरी किस्त या तीसरी किस्त देनी है तो तब भी वो इनको ढूंढते रहे कि इनसे बात हो जाएगी तो फिर हम वो देंगे। देखें, बात ये कि इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूट जब भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं जिसको कोई आप वजन दें या जिसका कोई वेटेज हो, वो रिटर्न होती है, वो जुबानी नहीं होती। तो अगर इनकी कोई ऐसी कम्युनिकेशन सर, वो कह रहे हैं कि जॉइंट प्रेस रिलीज थी, देखें तो उस प्रेस रिलीज में क्या था, आईएमएफ का क्या मौका था? क्या उन्होंने कहा था कि हम जो है वो इलेक्शंस होंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे या ये होगा? उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इलेक्शंस होने चाहिए और बिल्कुल फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, हम भी कहते हैं होने चाहिए, लेकिन जिस तरह की कमिटमेंट ये प्रोपोगेट कर रहे हैं या जिस तरह की कंसेंट की ये बात कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, किसी प्रेस रिलीज में भी ऐसी बात नहीं है। और बिल्कुल आईएमएफ का ये जरूर वो कोशिश करती है कि जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनसे वो मिले, उनसे वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें, वो उनसे पूछें कि आपका। तो सर, आप पीएमएलएन से मुलाकात हुई थी? देखिए, मुझे नहीं, आई एम नॉट अवेयर कि कोई ऐसी मुलाकात हुई हो, या हो सकता है हुई हो तो मैं उसको रद्द नहीं करूंगा क्योंकि मैं उस मुलाकात का हिस्सा नहीं था, तो आई कैन नॉट कंफर्म नाइदर डिनाई दैट। बट मैं जो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि आईएमएफ का वैसे ही वो स्टेक होल्डर से मिलती है, क्योंकि इन्हीं स्टेक होल्डर से गवर्नमेंट बननी होती है, तो वो फीलर लेती हैं कि किसका क्या मौकफ है। बहरहाल देखें, इन्होंने जो किया वो इन्होंने नीयत शो की कि ये चाहते हैं कि जब तक इनकी बात नहीं सुनी जाती और इनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो फैसला नहीं होता, तो फिर कर्जा नहीं मिलना चाहिए अवाम को, पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलना चाहिए आईएमएफ का। ठीक है सर, अगर अब आप मुझे इजाजत दें तो यही मैं सवाल अब उनके पास है क्या आऊंगी कि इनकी नीयत क्या थी एंड व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव्स वर, बट बिफोर दैट वी हैव टू टेक शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, अभी वापस आपसे और यही सवाल मुजम्मिल असलम साहब से पूछते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब से और राना एहसान अफजल साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से और जो आईएमएफ को ख़त लिखा। जी सर, ख़त सर वही वाली बात, अब आप बेशक बताएं, जो नीयत का भी इशू उठाया, कंसेंट का भी उठाया राना साहब ने, बट सर मेरा सवाल वहीं खड़ा हुआ है कि ये बताएं कि एक तरफ आप कहते हैं मतलब कि हाय वेस्ट ने मदाखलत कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, अब आप खुद खत लिख के उनको कह रहे हैं कि मदाखलत करो। देखें, अगर आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, आप जितना भी कह लें कि अगला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, पुराना फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है नेथन पोर्टर, जो आईएमएफ का मिशन चीफ है पाकिस्तान का। वो डिसाइड करता है कि अगला बजट क्या होगा, पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट कहाँ रखना है, इंटरेस्ट रेट कहाँ रखना है। बाकी इसहाकदार साहब थे, शौकत साहब थे, ये तमाम जो है उनके मतलब नंबर 2 थे, ठीक है। अब जब आप उनके साथ इस लेवल पे एंगेज है तो उनकी इंटरवेंशन तो आपने ले चुके हुए, ठीक है तो ना? आपने भी वो एक्सेप्ट की थी? नहीं, मैं ये आप ये कह रही है तो पहले माने ना सर। आईएमएफ, देखिए आईएमएफ के साथ तो मैंने आपको कहा कि जून में हमने कंसेंट दी, दिसंबर में हमने कंसेंट दी, इस प्रोग्राम को सस्टेन कराया, फिर साथ में ये भी बोला ये प्रोग्राम जो है, जो स्टैंड बाय है, अगर ये हम सपोर्ट ना करते तो शायद पाकिस्तान स्ट्रगल करता। अब देखें मतलब नहीं मची हुई कि हम सपोर्ट ना करते तो नहीं, ये है फैक्ट है। अब ये देखें, अच्छा मुझे एक बात बताएं,
हमें माइनस कर दें। अच्छा, आप खत की बात करें ना, फिर वक्त कम है। अब वो हम कंटिन्यूसली एंगेज कर रहे थे। जब IMF खान साहब से पहले मिला था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी किस्त हम नई हुकूमत को देंगे जो इलेक्शन जीत कर आएगी। तो खान साहब ने कहा था कि आप गारंटी करते हैं कि इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में और फ्री एंड फेयर होंगे। तो उन्होंने कहा था कि हमें हुकूमत ने बताया कि नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, और ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि हम जो है वी आर लुकिंग कि पाकिस्तान में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, बट वी कैन नॉट गारंटी यू कि फ्री एंड फेयर और ये सारी बातें। उस पे जो है जो हमारी कंटिन्यूसली दिसंबर में भी एंगेजमेंट गई है, तो वी लाइक टू रिमाइंड देम कि एक पाकिस्तान बहुत बड़े 24वें प्रोग्राम में दाखिल होगा आपसे, जो अप्रैल में नेगोशिएशन स्टार्ट होगी और पता नहीं कब खत्म होगी। ऐसा नहीं है कि अप्रैल को फोन गया और अप्रैल की 2 तारीख को हो जाएगा। 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, और एक बड़ा पेनफुल प्रोग्राम होगा। तो उसमें यू गो एज पर योर चार्टर कि आपने पाकिस्तान में एक मैंडेटेड गवर्नमेंट से ही बात करनी है, तो उसके लिए आप भी बोलें कि पाकिस्तान में एक ऑडिट हो जो पाकिस्तान के इदारे करें जो है, और ये 2 हफ्ते के अंदर कर लें, यानी कि मार्च के अंदर ये सर, पर वो क्यों करें? ना करें, लेकिन हमें तो याद कराना है। उन्होंने जो हमसे डायलॉग किया है, उन्होंने आपको सिर्फ इतना, आपकी खुद बातों से है कि वो कह रहे हैं कि हम आपको सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमें बताया गया कि इलेक्शंस हो रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप फैसला करें, हम ये कह रहे हैं फैसला यही होना चाहिए। लेकिन यू हैव, देखिए अगला जो प्रोग्राम है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, राणा साहब भी बैठे, राणा साहब नोट कर लीजिएगा ये बात, अगला प्रोग्राम विल बी द मोस्ट पेनफुल प्रोग्राम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसमें दैट वुड रिक्वायर, मेरा अपना ख्याल है कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स विद दिस स्प्लिट मैंडेट। IMF भी देखेगा कि जो वो प्रोग्राम देने जा रहे इस गवर्नमेंट की एबिलिटी टू डू इट है कि नहीं। सर वेरी क्विकली, राणा साहब, ये जो बात की है मुजम्मिल साहब ने कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए होंगी, सर आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रोग्राम जो है वो बड़ा एक मुश्किल प्रोग्राम होगा, और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होती है, और ये 3 साल पे मबनी प्रोग्राम होगा। ये तो देखा जाएगा कि किस तरह की नेगोशिएशन उनके साथ होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बहरहाल अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होनी हुई तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मुझे कौन करेगा ये नेगोशिएशंस, ये तो बता दे, खबर तो देते जाए, हेड कौन करेगा पाकिस्तान की तरफ से ये नेगोशिएशंस? अगर मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो इसाक दार साहब हैं वो सीनियर तरीन हमारे फाइनेंशियल मैनेजर रहे हैं PMLN की तरफ से, तो जहां तक मुझे पता है वही जो है वो आगे आएंगे। लेकिन इसका फाइनल फैसला तो जो है वो मियां नवाज, तो अल्लाह ताला खैर ही करे। राणा साहब, वो एक रिव्यू तो 10 महीने में करा नहीं सके थे, तो अब ये नया प्रोग्राम लेने में कितना टाइम लगेगा? मुजम्मिल साहब की बात सुनी आपने राणा साहब? जी, लेकिन ये क्रेडिट भी इसाकदार को जाता है कि उन्होंने जो एक वाहिद प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में मुकम्मल किया जो 13-16 वाला था, वो इसाकदार साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया। और आपने पूरा नहीं बोला, 2013 2016 अभी भी जाते हुए वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट का जो 6 मंथ का प्रोग्राम था उसको वही बहाल करके गए, और उसको जितनी उसकी इनिशियल नेगोशिएशन थी वही करके गए। तो डेफिनेटली ये दो वो जो है एक्सपीरियंस्ड हैं, और आगे भी, लेकिन इसका फाइनल फैसला डेफिनेटली मियां नवाज शरीफ करेंगे और शहबाज शरीफ करेंगे कि कौन जो है वो लीड करेगा, बट ही इज द नंबर 1 कैंडिडेट। बिल्कुल सही। मुजम्मिल साहब, आप क्यों कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत होगी? देखिए, पाकिस्तान की ना डेट सर्विसिंग जो है ना वो अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच चुकी है। IMF की जो लास्ट रिपोर्ट है, ये जो फर्स्ट रिव्यू है, उसमें IMF ने बोला कि पाकिस्तान की अब सस्टेनेबिलिटी लेवल जो है हाई रिस्क पे आ चुकी हुई है। अब आपको ही पता है कि 8,500 अरब इस साल हमने कर्ज के सूद देना है, और 9,400 अरब रुपये हमारी टैक्स रेवेन्यू है, उसमें सूबों को देते तो हम माइनस में है। इसी तरीके से कैन यू इमेजिन कि $7 बिलियन इस साल हम सिर्फ फॉरेन लोन पे इंटरेस्ट पे करेंगे। हमारी एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट, हमारी रेमिटेंसेस स्टैग्नेंट, तो ये तो हमारे पास पैसे देने के लिए है ही नहीं। अब या तो मजीद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या ताल्लुक है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ताल्लुक है, जो आपको ब्लीड कर रहा है वो NFC कर रहा है। NFC में जो आप 58% रेवेन्यू दे रहे हैं और प्रोविंसेस आज भी पैसे नहीं बना रहे, तो ये चीज एक बहुत डिस्कशन में है। दूसरा, ये जो आपकी डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे अगर बात चली गई, तो वो पहले कहेंगे कि आपके सारे लैंडर्स से जाके आप उन्हें कन्विंस करें कि आपको टाइम फ्रेम बढ़ा दें, और उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो मेरा अपना व्यू ये है कि मैं समझता हूं
कि ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम होगा, और इफ नॉट तो आईएमएफ उस पर जो है कैविएट्स बहुत सारे लगाएगा। और आईएमएफ एक रिव्यू के लिए आपको पता है 10-10 कंडीशनैलिटीज लगा देता था कि पहले करें तब ये आपको किस्त मिलेगी। ये तो नया प्रोग्राम है, और वो नए प्रोग्राम को ब्रीड ही ऐसे करते हैं कि वो 3 साल 4 साल की जो सारी चीजें हैं और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये करेंगे। और आप मूडीज की लास्ट रिपोर्ट पढ़ लेना, उसमें उसने यही बात बोली है कि ये स्प्लिट मैंडेट गवर्नमेंट होगी और इनके पास कैपेसिटी नहीं होगी टू फुलफिल द लेंडर, और जो सक्सेसर प्रोग्राम होगा उसकी कंडीशनैलिटीज पूरी करनी। राना साहब, आपने बात सुनी मुजम्मिल साहब की, आप इससे इत्तेफाक कर रहे हैं? वही वाली बात सर जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उन्होंने किया है कि एनएफसी अवार्ड को देखना पड़ेगा, और फिर डेट रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से सर वो तो फिर इंटरनेशनल लेंडर्स भी हैं और हमारे बैंक्स भी हैं। ये देखिए, ये तो कब्ल वक्त है कि आपको जो है अगर एनएफसी अवार्ड्स को छेड़ना है नहीं छेड़ना, और इसमें क्या कोलिशन पार्टनर्स का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू होगा। उसके अलावा भी देखें, देयर आर अदर वेज टू गो अबाउट दीज थिंग्स। अभी भी आप जो है सूबों से उनका जो प्रोविंशियल सरप्लस होता है वो आप वो कमिट करते हैं कि वो फेडरल हुकूमत को जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर वो गिव अप कर जाएंगे। तो देयर आर मेनी वेज जिसके अंदर आप इन चीज़ों को मनूवर कर सकते हैं। फिर आप सूबों का बिल्कुल पीएमएलएन अगर पंजाब में है तो वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसको अंदाज़ा है कि एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी सेक्टर से जो है वो करने की ज़रूरत है, और बाकी सूबों को भी इसका इदराक है। तो देयर आर मेनी वेज टू गो अबाउट इट। ये तो अब कैसी नेगोशिएशंस होती हैं उस पर डिपेंड करता है और कैसे हमने आगे बढ़ना है। लेकिन बात ये कि अगर स्प्लिट मैंडेट है तो जो सुन्नी इत्तेहाद है उसके पास भी तो मैंडेट नहीं है कि वो स्टैंड अलोन अपनी हुकूमत जो है वो कायम कर सके। तो इन हालात में हमने तो ये मैच्योरिटी दिखाई है। ऑडिट के बाद हो जाएगा मैंडेट हमारा। देखिए, वो तो अब आपका मौकफ है ना, आप कहते हैं ऑडिट करवा दें तो करवा लें आप ऑडिट। लेकिन बात ये कि क्या हमारे नजदीक 2018 का रिग तरीन बदतरीन इलेक्शन था रिगिंग के लिहाज से, तो हमने तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और अदालतों का रुख किया। वही फोरम है, वही प्लेटफॉर्म है जहां आपको भी जाना चाहिए। वहां से आप अगर ठीक हुए आपको इंसाफ मिल जाएगा। बाकी आप अगर आप खुद ऑडिट करा लें, जो मर्जी करा लें, कोई नहीं रोकता। लेकिन बात ये कि हम तो आपको यही कहेंगे कि इन प्लेटफॉर्म हमें यकीन होता ना, वेरी क्विकली सर, इनको अगर यकीन है ना तो ये फॉर्म 45 ले आए ऑडिट। अच्छा चलिए सर, वो अब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे ब्रेक। जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे मिसिंग पीपल के हवाले से। ये एक ऐसा इशू है जिस पे अब हम कह सकते हैं कि दहाइयों से पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है, कोर्ट केसेस भी होते हैं, वैसे भी बात होती है, मगर कोई हम अभी तक इसका हल ढूंढ नहीं पाए। इसी हवाले से एक कोर्ट केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है। 26 मरतबा उसकी समाअत हो चुकी है। ये लापता स्टूडेंट्स के हवाले से ख़ास तौर पे उस पर बात होती है, और इसके अंदर जो निगरां वज़ीर आज़म हैं उनको एक से ज़्यादा मरतबा बुलाया गया। 13 फरवरी को उनको कहा गया आए, वो नहीं आए। फिर 19 फरवरी को उनको बुलाया गया। फिर फाइनली 28 फरवरी को उनको तलब किया गया और वो वहाँ मौजूद हुए अदालत में। वो अदालत में आए और उन्होंने वहाँ जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो पेश किया। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन की उन्होंने बात की, दहशतगर्द एक्टिविटीज़ की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि वो एक आम स्ट्रगल है, और उन्होंने ये कहा कि वहाँ बसों से उतार कर नाम पूछकर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। कमरा अदालत में वहाँ ईमान मज़ारी भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि ये अफसोस की बात है कि निगरां वज़ीर आज़म जो हैं वो जबरी गुमशुदगियों पर नहीं, इंटर एजेंसी पर बात कर रहे हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ईमान मज़ारी साहब। कानून हैं और ये वकील भी हैं, कुछ जो रिलेटिव्स हैं मिसिंग पीपल के, और वहाँ वो इसी हवाले से पेश भी हुई। वेलकम टू द शो ईमान साहिबा। जी बताइएगा कि ये जो केस है ये कब से चल रहा है? जैसे हमने कहा कि अब 26 उसकी जो 26वीं समाअत थी, क्यों नहीं अभी तक ये मसला जो है हल हो चुका? निगरां वज़ीर आज़म को भी बुलाया अदालत ने, वो भी आके गुफ्तगू करके चले गए। वी सीम टू बी नो क्लोजर टू द सोल्यूशन।
जी बिल्कुल, मार्च 2022 से ये केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जब वजीर आजम साहब भी इसमें पेश हुए थे, अभी जब तीसरी दफा उन्हें तलब किया गया था, तो उनकी जो पूरी पोजीशन थी अदालत में वो ये थी कि इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में, और वो एक तरह से जवाब पेश कर रहे थे जबरी गुमशुदगियों का, जो बनता नहीं है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तो इंसर्जेंसी नहीं है और पूरे मुल्क के कोने कोने से लोगों को लापता किया जा रहा है। और इंसर्जेंसी की भी हमने उधर अदालत में बात की कि एक कानून है, उस दायरे कानून में रहते हुए प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, आप किसी को लापता नहीं कर सकते। लेकिन ये इंडिकेटिव है उस चीज की कि अभी तक रियासत एक इस स्टेट ऑफ डिनायल में हम सबको रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बात बहुत आगे तक चली गई है जहाँ किसी का एहतसाब इस प्रैक्टिस के लिए होना होगा। वो एक वाहिद सोल्यूशन है इस कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी का, जब एटलीस्ट एक परपेट्रेटर का एहतसाब होगा किसी अदालत में। ईमान साहबा, ये भी बताइएगा कि आप अटॉर्नी जनरल साहब ने आपका हवाला देके कहा कि आपने कोई लिस्ट भी फराहम की है और वो कोशिश कर रही है हुकूमत उस लिस्ट पे जो लोग हैं उनको ट्रेस किया जाए। जी, दो लिस्ट हैं। एक तो जो हमने कमीशन को दी थी 2022 में, तकरीबन अक्टूबर 2022 में, जिसमें 68 तलबा के केसेस थे, जिसमें से हुकूमत के मुताबिक अभी तक कोई 3 से 4 केसेस रहते हैं और हमारे मुताबिक उस लिस्ट में अभी तक 9 केसेस रहते हैं। और एक लिस्ट हमने दी थी अटॉर्नी जनरल साहब की अंडरटेकिंग के बाद, यानी जो 10 जनवरी 2024 को उन्होंने आईनी अदालत में एक अंडरटेकिंग दी थी कि आज के बाद किसी को लापता नहीं किया जाएगा। हमने 26 लोगों के केसेस दिए सिर्फ बलूचिस्तान से जिन्हें जबरन लापता किया गया था इस अंडरटेकिंग के बाद। अटॉर्नी जनरल साहब की लिस्ट के मुताबिक 11 इनमें से ट्रेस हो गए हैं। हम अभी तक इसे वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अनवेरीफाइड है। उन्होंने कहा है कि 9 लोग सीपीडी की कस्टडी में, और जो बहुत अलार्मिंग उन्होंने एक बताया है कि 2 लोग अफगानिस्तान पीटीपी ज्वाइन करने चले गए हैं, और वो 2 लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं बलोच ए लेवल्स के, और वो उन्हें उठाया गया था जब वो स्कूल जा रहे थे क्वेटा से, जब अपने घर छोड़ के स्कूल की तरफ जा रहे थे। तो ये जो उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इनकी वेरिफिकेशन की जरूरत है, और ये जो कहानी बताई जा रही है वो ऐसे नहीं है जिस तरह हुकूमत पेश कर रही है। ईमान साहबा, वे रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो जरा ये अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें कि वो कह रहे हैं कि हमने सब ट्रेस कर ली है, 3 से 4 रह गए, आप कह रहे हैं नहीं 9, और फिर आपने जो दूसरा भी कहा कि वो कह रहे हैं कि 2, आप ये कह रही हैं कि वो सिर्फ आपसे ये दावा कर देते हैं कि वो ट्रेस हो गए हैं और उनको लगता है कि उनकी जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म हो गई है, जब वो आपको बता दें कि फलाना जो है वो बलूचिस्तान में नहीं है, वो अफगानिस्तान चला गया। इज दैट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हियर? That seems like their sense of responsibility, but equally important कि उन्होंने पहले भी ये दावा किया था अदालत में, मसलन कि फिरोज अहमद जो कि 2022 मई में लापता हुआ था, कि वो बाजियाब हो गया है। 2 दफा उन्होंने गलत बयानी अदालत में की थी फेडरल गवर्नमेंट ने, और फिर इस लास्ट हियरिंग पे उन्होंने कंफर्म किया है कि फिरोज अभी तक लापता है। तो हम तो लिस्ट को वेरीफाई करते हैं 10 दफा अदालत में देने से पहले। वो किस तरह हुकूमत ये झूठे दावे कर रही थी अदालत में? और ये अब फैसला कौन करेगा? जो आप जो कह रही हैं कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, क्या जज साहब को ये बात नजर आ रही है? वेरी क्विकली जी, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमने ऑब्जेक्शन रेज किए थे प्रीवियसली भी, और अब हमारे कोई ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट भी हुए हैं, मसलन फिरोज का केस। तो फिर से अगर हमें इंफॉर्मेशन फैमिली से मिलती है कि नहीं कोई रिकवर हुआ, तो हम कोर्ट को ये इन्फॉर्म करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया ईमान साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।